अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है बच्चों? ठीक ठाक, खैर खैरियत। आज हम एक नए चैप्टर क्लास 10 से रिलेटेड लेके आए हैं। तो आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 3 क्लास 10 का ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स, जिसके अंदर हम लाइट के बारे में पढ़ेंगे। लाइट क्या होती है, ठीक है, लाइट के ऊपर पढ़ेंगे। सबसे पहले ये जो लाइट है इसके ऊपर हमारे पास बहुत सारी थ्योरीज मुख्तलिफ साइंटिस्ट ने दी है। शुरू में लाइट को एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की तरह मतलब समझा नहीं जाता था। तो इसके ऊपर मुख्तलिफ साइंटिस्ट ने मुख्तलिफ थ्योरीज दी। तो आपकी जो सिलेबस है उसमें लाइट की जो पार्टिकल नेचर है उसको एक्सप्लेन किया गया है। जैसा कि लाइट के दो नेचर होते हैं, सबसे पहले मैं बताऊं, इसलिए लाइट को क्या कहा जाता है? ड्यूअल नेचर। ड्यूअल नेचर, ठीक है, ड्यूअल नेचर होती है, यानी इसके अंदर पार्टिकल जैसा बिहेवियर भी होता है और वेव जैसा बिहेवियर भी होता है। तो आपके उस चैप्टर में सिर्फ पार्टिकल की, लाइट की पार्टिकल नेचर को एक्सप्लेन किया है, पार्टिकल। तो हम इसमें ज़रा वेव नेचर क्या होता है और ये लाइट के अंदर कैसे होता है इसके ऊपर हल्का सा टच देंगे, ताकि आप जाके एफएससी में इसको पढ़ोगे तो आपको वहाँ ये चीज़ सुनी सी लगेगी कि हमने वहाँ पे पढ़ा था। तो इसलिए मैं यहाँ डिस्कस कर रहा हूँ। तो लाइट का एक दूसरा बिहेवियर कौन सा है? वेव नेचर। तो लाइट वेव भी है, पार्टिकल भी है, लेकिन आज के उसमें लाइट को वेव नेचर माना जाता है, ठीक है, इस तरह नहीं है। वेव नेचर, ये दोनों नेचर लाइट के अंदर होते हैं। तो आपके उसमें पार्टिकल नेचर है उसका, वेव का यानी कि लाइट का पार्टिकल नेचर ही एक्सप्लेन किया गया है, पार्टिकल नेचर को। सबसे पहले देखें लाइट के ऊपर जो है मुख्तलिफ साइंटिस्ट ने थ्योरी दी, ठीक है। तो लाइट को मतलब किसी ने वेव की तरह समझाने की कोशिश की, किसी ने पार्टिकल की तरह समझाने की कोशिश की। जो पार्टिकल की तरह समझाने की कोशिश में जो सबसे बड़ा हाथ है वो सर आइजैक न्यूटन का है, न्यूटन। इसलिए न्यूटन ने एक थ्योरी भी दी थी लाइट के ऊपर, उसके ऊपर हम बात करेंगे। न्यूटन कॉर्पस्कुलर थ्योरी, न्यूटन कॉर्पस्कुलर थ्योरी। इस थ्योरी ने काफ़ी अरसे राज किया। इस थ्योरी ने अपनी बात मनवाई, क्योंकि लोग उस वक्त न्यूटन का बहुत बड़ा नाम था। इसने 1775 में इसने ये थ्योरी दी थी, न्यूटन ने। न्यूटन कॉर्पस्कुलर थ्योरी, इसने क्या कहा था ज़रा लिखते हैं। इसने कहा था लाइट इज़ मेड अप ऑफ डिस्क्रीट पार्टिकल। लाइट जो है वो किससे बनी होती है? लाइट जो है वो पार्टिकल्स से मिलकर बनी होती है, पार्टिकल्स। ठीक है, मैं पूरी स्टेटमेंट नहीं लिख रहा हूँ। लाइट पार्टिकल से मिलकर बनती है और वो जो पार्टिकल हैं वो ट्रेवल करते हैं, क्या करते हैं? ट्रेवल करते हैं इन स्ट्रेट लाइन, यानी कि सीधे लाइन में वो ट्रेवल कर सकते हैं। और यही चीज़ हमें लाइट के अंदर दिखती है, नज़र आती है। हम बताएंगे किस तरह दिखाई देती है। ट्रेवल इन ए स्ट्रेट लाइन। एक तो लाइट पार्टिकल से मिलकर बनती है, स्मॉल डिस्क्रीट पार्टिकल, छोटे, ठीक है, विद ट्रेवल इन अ स्ट्रेट लाइन विद अ फाइनाइट वेलोसिटी, यानी कि एक खास वेलोसिटी से, ये सबको पता है, एक खास वेलोसिटी से ये ट्रेवल कर रही होती है। लाइट जो है उसके बारे में बात कर रहे हैं। तो ये दोनों चीज़ें थी। तो अब मैं बताऊंगा लाइट ट्रेवल कैसे करती है स्ट्रेट लाइन में। ये आप देख भी सकते हैं। अगर हमारे डेली लाइफ में मान लीजिए एक कोई कैंडल है, ये कोई कैंडल है, अब इस कैंडल से लाइट आ रही है, ठीक है। तो अगर यहाँ पे आपने दो रास्ते में एक कार्डबोर्ड रखा है, यानी कि कागज़ रखे हैं या कोई दूसरा गत्ता रखा है, और इसके बीच में सुराख किया आपने, दो सुराख किए, ठीक है। अब इस सुराख की वजह से क्या होगा? लाइट जो है ट्रेवल करेगी इधर से सीधे। और यहाँ पे अगर कोई स्क्रीन रखें या आप खुद आँख से देखना चाहें तो देख सकते हैं, तो आपको यहाँ से लाइट आती हुई लगेगी, बशर्ते कि लाइट जो है इस साइड में भी फैलती है। लेकिन आप इस एक सुराख में से देखेंगे तो आपको इस सुराख में से लाइट आते हुए
दिखाई देगी। ये किस बात का इशारा कर रही है कि लाइट ये इस थ्योरी को सपोर्ट कर रही है। इस थ्योरी के कुछ सक्सेस भी थे, कुछ फेलियर भी थे, न्यूटन की कास्ट स्केलर थ्योरी की। तो इसलिए ये थ्योरी बन के रहेगी, ला नहीं बनना। ठीक है, तो ये यहाँ पे स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती हुई लगेगी आपको। अब लाइट की वेलोसिटी फिक्स होती है, ये चीज़ तो आपको पता है, फाइनाइट वेलोसिटी होती है। अब जो है ये थ्योरी को सपोर्ट करती है। अब इसी वजह से इस लाइट के पार्टिकल नेचर को एक्सप्लेन करती है। और लाइट का मेस होता है और लाइट जो है एक फाइनाइट मेस होता है, ये कैसे आप साबित करेंगे? ये लाइट पार्टिकल नेचर है, तो ये बात मतलब आप कैसे और तरह से समझा सकते हैं? और तरीके हैं लाइट के अंदर लाइट की रिफ्लेक्शन का। लाइट के रिफ्लेक्शन का जो तरीका है वो इसी से मिलता जुलता है। मैं यही चीज़ एक्सप्लेन करता हूँ। पार्टिकल लाइट के अंदर रिफ्लेक्शन जो होता है, रिफ्लेक्शन, क्योंकि न्यूटन ने क्या कहा था? न्यूटन ने कहा था कि जो लाइट है, लाइट के अब मास होता है, तो जो मास है वो कैसा है? वो लाइट खुद मासलेस है और साथ ही साथ क्या है? मास तो है, मतलब साथ साथ इलास्टिक होती है। तो इसने ये कहा था ना, जो लाइट जो है वो कास्पेस्कुलर से मिलकर बनती है। ऐसे पार्टिकल जिनका मास ना हो और लेकिन बहुत ही इलास्टिक हो, तो ऐसे मतलब पार्टिकल सब मिलकर बनी थी। न्यूटन ये कह रहा था। तो ये चीज़ कहाँ से? अब मैस है, तो वो जो मैस है जो कहीं से टकराता है तो मैस वापस रिफ्लेक्ट बैक भी होता है। अगर आप बाल दीवार पे मारते हैं तो वो बाल क्या हो जाता है? रिफ्लेक्ट हो जाता है। इस बाल है, ये दीवार है, इधर अगर बाल मारें तो ये बाल वापस चला जाता है रिफ्लेक्ट होके। तो ये लाइट के अंदर भी ये चीज़ होती है और हम अपनी डेली लाइफ में भी देखते हैं। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट है, ये भी किस चीज़ को सपोर्ट कर रही है? पार्टिकल नेचर को सपोर्ट कर रही है, न्यूटन की थ्योरी को सपोर्ट कर रही है। ये न्यूटन की थ्योरी की सक्सेस थे, कामयाबियाँ थी। इनकी इस कामयाबी की वजह से ये थ्योरी बनी थी। तो उसने ये थ्योरी दी तो लोगों ने मानी भी है, बहुत अरसे मानी है। अब रिफ्लेक्शन जैसे क्या होती है कि जब किसी एक लाइट का एक सरफेस के ऊपर फॉल करना और वापस टर्न बैक हो जाना दूसरे सरफेस में, ये रिफ्लेक्शन होती है। तो यहाँ पे अगर मान ले ये पार्टिकल नेचर, साथ में थ्योरी को ध्यान में रखें। अच्छा, ये थ्योरी कौन सी है? कॉर्पस्कुलर थ्योरी के जो है पॉइंट्स है। अब यहाँ पे अगर कोई लाइट आएगी, ये हम अपनी डेली लाइफ में, ये लाइट है, इसको मतलब यहाँ से आके यूं टकरा के वापस गई है। अब ये लाइट का रास्ता है, पाथ है, तो मैं इसको ऐसे ही शो करूँगा। ठीक है, लाइट का पाथ है तो मैं इसको ऐसे ही शो करूँगा। अब ये लाइट जिस पॉइंट पे ये जो आई है, इस लाइट को बोलते हैं इंसिडेंट रे। क्या बोलते हैं? इंसिडेंट रे। इंसिडेंट रे कहा जाता है। और ये वापस गई, इसको रिफ्लेक्टेड रे कहा जाता है। रिफ्लेक्टेड रे। तो इसने रिफ्लेक्शन जो है वो पार्टिकल नेचर को तो एक्सप्लेन कर रही है, लेकिन रिफ्लेक्शन कैसा होता है ये हम देखेंगे। तो रिफ्लेक्शन वैसे दो तरह के होते हैं, लेकिन यहाँ मैं एक ही डिस्कस कर रहा हूँ। एक रेगुलर रिफ्लेक्शन होता है, एक इरेगुलर रिफ्लेक्शन होता है। रेगुलर रिफ्लेक्शन वो होगा जब आपके पास लाइट जो है किसी स्मूथ सरफेस के ऊपर गिरे, स्मूथ सरफेस के ऊपर गिरे तो वो रेगुलर रिफ्लेक्शन होगा। स्मूथ सरफेस, ये ऐसा ये स्मूथ है। स्मूथ सरफेस क्या होता है? जिस सरफेस के ऊपर जिस एंगल से गिरे वापस उसी एंगल से वापस चले जाए तो ये स्मूथ सरफेस है, मतलब उसी डायरेक्शन में चली जाए और उतने एंगल में जाए तो वो रेगुलर। इरेगुलर क्या होगी? एक ऐसे सरफेस, इरेगुलर सरफेस के ऊपर पड़े, ठीक है, स्मूथ ना हो, रफ सरफेस हो। क्या हो? रफ सरफेस हो, तो वहाँ पर लाइट फॉल करेगी तो वो लाइट आई तो एक एंगल से थे लेकिन जाएगी मुख्तलिफ डायरेक्शन में, तो वो होगी इरेगुलर रिफ्लेक्शन। तो वो एक हल्का सा टॉपिक था आपका, उसमें भी मतलब ये बात आगे लिखी हुई थी तो मैंने बता दी है। ठीक है, अब क्या होगा? ये रिफ्लेक्शन हुई क्योंकि देखो पार्टिकल है ना, पार्टिकल ना होती, वेव होती तो ये अंदर घुसती। तो ये क्या हो गया? ये यहाँ पे आई फिर उसी एंगल से वापस चली गई। तो ये एक पार्टिकल की तरह ही बिहेव कर रही है, क्योंकि पार्टिकल किसी चीज़ के साथ टकराता है तो वही वापस जाता है। तो ये इंसिडेंट रे का है, इसको रिफ्लेक्टेड रे का। और जिस जिस पॉइंट को जिस पॉइंट से टकराई उस पॉइंट को बोलते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। क्या बोलते हैं? पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। ठीक है, इंसिडेंस कहेंगे। और जिस प्लेन के ऊपर और जिस पॉइंट से टकराई उसके ऊपर अगर हम एक परपेंडिकुलर ड्रा करें 90 डिग्री, जो कि इस सरफेस के साथ 90 का एंगल बना रहा है, तो
इसको बोलते हैं नॉर्मल। क्या बोलते हैं? नॉर्मल। तो यहाँ पे रिफ्लेक्शन के ऊपर दो लॉ भी दिए थे, फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है और सेकंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है। फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है और सेकंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है, इसको मैं ज़रा बताता हूँ। तो देखें, फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ये कहता है कि इंसिडेंट रे, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे ये सेम प्लेन पे लाई कर रहे हैं। अगर ये प्लेन है तो इंसिडेंट रे भी इस प्लेन पे आ रहे हैं और रिफ्लेक्टेड भी इस प्लेन पे है और नॉर्मल भी इसी प्लेन पे है, या पॉइंट ऑफ इंसिडेंट, ये पॉइंट नॉर्मल नहीं, पॉइंट ऑफ इंसिडेंट। इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और पॉइंट ऑफ इंसिडेंट एक ही प्लेन के ऊपर लाई कर रहे हैं और यहाँ दिखाई भी दे रहे हैं आपको। तो क्या है फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन? फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या कहता है? इंसिडेंट रे, द इंसिडेंट रे लिख देते हैं, द, मैं कंसेप्ट को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ यार। द इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस all lie in a same plane, सब एक ही प्लेन पे लाई करते हैं। ये बात कही थी, बिल्कुल ठीक कही। ये है फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। सेकंड लॉ क्या कहता है? एंगल ऑफ इंसिडेंट, जो नॉर्मल के साथ जो आने वाली रे है जो एंगल बनाएगी, नॉर्मल के साथ जो इंसिडेंट रे जो एंगल बनाएगी उसको एंगल ऑफ इंसिडेंट कहा जाता है, और नॉर्मल के साथ जो रिफ्लेक्टेड रे एंगल बनाएगी उसको एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन यानी कि आर कहा जाता है। तो सेकंड लॉ क्या है? सेकंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन वो क्या है? द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के इक्वल होता है, बिल्कुल होता है। ये था सेकंड लॉ। तो ये दोनों चीज़ें हैं, ये पार्टिकल नेचर को एक्सप्लेन कर रही है, कार्पस्कुलर थ्योरी को एक्सप्लेन कर रही है। और इसके अलावा एक और चीज़ है वो भी कार्पस्कुलर थ्योरी को एक्सप्लेन करती है, वो है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। वो हम आगे जाके बताएंगे, मैं जहाँ सिर्फ लिखता हूँ जो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट है, ये भी आप आगे जाके पढ़ेंगे, लाइट की रिफ्रैक्शन। तो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट है, ये भी कार्पस्कुलर थ्योरी को सपोर्ट कर रही है, बेंडिंग ऑफ लाइट टुवर्ड्स नॉर्मल। अब देखें इधर, मैं इस चीज़ को एक्सप्लेन आगे जाके करूँगा, ठीक है, अभी नहीं कर रहा। अब मैं इस कार्पस्कुलर थ्योरी है इसके फेलियर के बारे में बताऊँ। अब ये पार्टिकल नेचर है, ये न्यूटन ने कहा था कार्पस्कुलर थ्योरी के ज़रिए, लेकिन एक और साइंटिस्ट आया जिसने ये डिसप्रूव कर दिया, जबकि लाइट के ऊपर उसने पार्टिकल नेचर ने उसने कहा लाइट वेव नेचर है। उससे पहले ही कहा था लेकिन उसकी बात नहीं मानी गई थी ना, तो क्योंकि न्यूटन का नाम बड़ा था, उसने बड़े बड़े काम किए थे इस तरह से, सही है। और दूसरी जो है वो है वेव थ्योरी ऑफ लाइट, आप पढ़ेंगे आगे, इसलिए मैं यहाँ पे सिर्फ ये डिटेल में फर्स्ट ईयर में जाके पढ़ेंगे, ठीक है। वेव थ्योरी ऑफ लाइट, वेव थ्योरी ऑफ लाइट के अंदर कुछ चीज़ें होती है, उसको इसने एक्सप्लेन नहीं किया था। वेव थ्योरी ऑफ लाइट ये हुजन नाम का साइंटिस्ट था, उसने दिया था, हुजन, जो भी पढ़े यार, हुजन, HUI है आई थिंक, हुजन ने नाम दिया था, हुजन वेव थ्योरी ऑफ लाइट ये भी कह सकते हैं। इसने दिया था वेव नेचर ऑफ लाइट को एक्सप्लेन किया था। उसने ये कहा था कि जो लाइट है ये असल में वेव नेचर है, लाइट के अंदर लाइट जो है वो ट्रेवल करती है। उसने ये कहा था लाइट एक क्या है, मैं बताता हूँ, लाइट एक मैकेनिकल वेव है, लेकिन बाद में ये भी मतलब प्रूव नहीं हुआ था, आज के दौर में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, लाइट इज़ अ मैकेनिकल वेव नहीं, वैसे वेव तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है, लेकिन इसने कहा तो था ना, ये तो कहा था कि ये वेव है एक, ठीक है, एक मैकेनिकल वेव है, जिसको मैकेनिकल वेव कौन सी होती है, मैकेनिकल वो वेव होंगी जिसको मीडियम चाहिए होता है। अब आप सोचेंगे मैकेनिकल के अंदर दो थी, उन दोनों में से कौन सी होंगी? मैकेनिकल के अंदर थी एक ट्रांसवर्स वेव, आप पहले पढ़ के आए ट्रांसवर्स वेव, और दूसरी थी
लॉन्गिट्यूडनल वेव। इनमें से कौन सी होगी? लॉन्गिट्यूडनल और ट्रांसवर्स वेव है लाइट, यानी कि ट्रांसवर्स वो वाली होती थी जो यूं ट्रेवल करती है, और लॉन्गिट्यूडनल ये आगे पीछे इस तरह वाइब्रेट करने वाली है। तो ट्रांसवर्स वेव है, ठीक है। लेकिन इसके साथ लोगों ने कहा यार अगर मैकेनिकल वेव है तो जिसको मीडियम चाहिए, तो लाइट जो है, लाइट सूरज और ज़मीन के बीच में फिर आता कैसे है? अगर ये अर्थ है, ये सन है, तो यहाँ तो कोई मीडियम नहीं है, यहाँ वैक्यूम है, फिर आता कैसा होगा लाइट? तो इसने कहा कि लाइट आता है ऐसा ही क्योंकि अर्थ और सन के बीच में एक मीडियम होता है, उसको कहते हैं ईथर। ईथर मौजूद होता है। तो आज के दौर में मानते हैं बाद लोग कि ईथर जो है वो सन और अर्थ के बीच में एग्जिस्ट करता है। और ईथर क्या होता है? वेरी डाइल्यूट मीडियम होता है, ठीक है। ऐसा मीडियम बिल्कुल जिसका कोई मैच ही ना हो, वेरी डाइल्यूट मीडियम होता है। एंड इलास्टिक होता है। और क्या होता है? इलास्टिक होता है। अब देखें, डाइल्यूट मतलब मेसलेस, यानी कि डाइल्यूट मीडियम यानी कि जिसकी डेंसिटी बहुत लो हो, एंड वेरी इलास्टिक, और साथ ही साथ डेंसिटी बहुत लो होती है, लो डेंसिटी। आप कंसेप्ट को ध्यान दें, ठीक है। मैं यहाँ डेफिनेशन को तो कुछ इस तरह लिखना। अब उसकी बात सही होगी। अब ये चीज़ें हों तो जिसमें जो डाइल्यूट भी हो, इलास्टिक भी हो, और साथ ही साथ लो डेंसिटी भी हो, तो उसकी स्पीड बहुत हाई हो सकती है। जो भी वेव होती है उसकी स्पीड होती है v इक्वल टू इलास्टिसिटी डिवाइड बाई रो। रो इज़ द डेंसिटी, ई क्या है? इलास्टिसिटी है, और रो क्या है? डेंसिटी है। तो मतलब जिसकी ई बहुत लो हो, इलास्टिसिटी बहुत कम हो, और डेंसिटी बहुत लो हो। देखो इलास्टिसिटी वेरी इलास्टिक होता है ना, तो इलास्टिसिटी बहुत हाई हो, बहुत ज़्यादा हो, ऊपर एरो मतलब बहुत हाई हो, और डेंसिटी बहुत कम हो, जैसे ईथर के बारे में कहा था। तो उसकी स्पीड तो ज़्यादा हो जाएगी, जिसकी इलास्टिसिटी ज़्यादा और डेंसिटी बहुत कम, तो ऑटोमेटिकली स्पीड जो वी है, वो वेलोसिटी जो है वो बहुत हाई हो जाएगी। तो इसकी बात को मान भी गए थे लोग, बाद में माने हैं न्यूटन के बाद, ठीक है, कि लाइट मैकेनिकल वेव है। ये बात इसने गलत की थी। बाद में ये प्रूव हो गया कि लाइट जो है वो क्या है? ट्रांसवर्स वेव है, और उसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, ठीक है। ये बात प्रूव हो गई थी। और लाइट की और चीज़ों को भी एक्सप्लेन नहीं कर पाया था खासतौर पर न्यूटन लाइट, क्योंकि लाइट के अंदर होता है एक और फिनोमेना डायफ्रैक्शन का। किसका? डायफ्रैक्शन का। डायफ्रैक्शन बेंडिंग, मतलब अगर कोई डायफ्रैक्शन होती भी है, अगर कोई लाइट के सामने आप किसी उसको रखते हैं, किसी ऑब्जेक्ट को, तो उसके ये जो कोने हैं ये आपके पास ब्लर नज़र आएंगे। क्या नज़र आएंगे? ब्लर, करीब लोगे ना तो वाज़े नज़र नहीं होता। तो ये होना चाहिए था, अगर लाइट पार्टिकल होती तो वो जो है उसका शार्प एंड होना चाहिए था, मतलब ऐसा एंड जिसमें ब्लर ही ना हो, ठीक है। वहाँ पे सूरज ब्लर हो जाती है, तो मतलब वहाँ पे डायफ्रैक्शन होता है। ये चीज़ भी उसने एक्सप्लेन नहीं की थी। और भी चीज़ें हैं, नाम याद रखें, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। अब मैं ये सारी चीज़ें यहाँ बता नहीं सकता हूँ। इंटरफेरेंस ऑफ लाइट ये भी एक प्रोसेस होता है, इसको भी एक्सप्लेन नहीं कर पाती है कुछ न्यूटन की कॉर्पस्कुलर थ्योरी इस वजह से फेल हुई है। और पोलराइजेशन ऑफ लाइट ये भी एक्सप्लेन नहीं कर पाती है न्यूटन की थ्योरी, इस वजह से ख़त्म हो गई थी। तो यहाँ पे हम अपने लेक्चर को करते हैं ख़त्म। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ। अल्लाह हाफिज़।